नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह, आप जानते हैं अच्छे से। मैं आपके लिए हर रोज रात को 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं जीएस और जीके का। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, हमारा फोकस है एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है जो, और एसएससी जीडी का एग्जाम है। ठीक है, तो हम बिना कोई देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। हमारी कोशिश है कि क्वेश्चन के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताई जाए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल सके और आप एक सवाल यहाँ सॉल्व करने से 5 सवाल और भी सॉल्व कर पाएँ, 5 सवालों के आंसर सही और भी दे पाएँ, इतनी जानकारी आपको दे दी जाए, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग सॉरी, इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा चुनाव, अब जब ऐसे सवाल आए ना तो आप उनमें से जो है हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है, हाईलाइटेड वर्ड है, उसको निकाल लो, फिर उस पर रिवीजन करो अच्छे से। अब ये यहाँ एक वर्ड निकला लोकसभा चुनाव। अब लोकसभा चुनाव के बारे में जितनी जानकारी है उसको आप रिवीजन करो अच्छे से। फिलहाल अभी यहाँ आंसर दो, लोकसभा के चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है। तो देखो, ए, द इलेक्शन आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी कि चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है एक निश्चित उम्र का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो हमारे यहाँ वोट देने की उम्र कितनी है, 18 है। तो 1989 तक ये उम्र 21 साल हुआ करती थी। 21 साल से पहले हम लोग वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन 1989 के बाद 18 कर दी गई। अब 18 से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो पहला बिल्कुल सही है, चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, यानी कि 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही हो गया। दूसरा पढ़ लो, इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वही लोकसभा के चुनाव करवाता है, तो ये भी सही बात है। लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है, भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है, भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव करवाता है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी सही हो गया, हमें तो गलत बताना है। सी, इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो मतदाता सूची बनाई जाती है, मतदाता सूची भारत के राष्ट्रपति के निर्देशन में और नियंत्रण में तैयार की जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रपति के निर्देशन में और नियंत्रण में मतदाता सूची तैयार नहीं की जाती। मतदाता सूची तैयार करवाने की जिम्मेदारी भी भारत के निर्वाचन आयोग की ही होती है, राष्ट्रपति यहां बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, हमें गलती बताना है तो तीसरा हमें मिल गया, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा डी भी पढ़ लो, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू अवेलेबल द इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ। चुनाव आयोग रिक्वेस्ट करेगा राष्ट्रपति से कि चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए कितने कर्मचारियों की जरूरत है, वो कर्मचारी राष्ट्रपति मुहैया करवाएगा चुनाव आयोग को, ये जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की। तो ये बिल्कुल सही बात है, डी भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, सी, और हमें गलत ही बताना था, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा भंग की जा सकती है क्या। हमें पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब 2024 में जो अभी चुनाव हुए लोकसभा के, तो अब ये सरकार 2024 से 5 साल तक, यानी कि 2029 तक चलेगी। और 2029 में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति
लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे 2029 में और फिर नए सिरे से दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन यहां प्रश्न यह पूछा जा रहा है, क्या लोकसभा 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, स्पीकर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। चौथा, प्रेसिडेंट के द्वारा लेकिन स्पीकर की सिफारिश पर। स्पीकर मतलब लोकसभा स्पीकर। तो ध्यान रखेंगे दोस्त, लोकसभा 5 साल से पहले भंग की जा सकती है अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या करे? राष्ट्रपति को सिफारिश करे, राष्ट्रपति से सिफारिश करे, तो राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर देंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ऐसा कब होता है? तो मान लो जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, 2024 में उनकी सरकार बन गई। अब मान लो 2025 या 26 आते आते इनका बहुमत कम हो जाता है, इनके सदस्य जो है छोड़ देते हैं इनके गठबंधन को, तो इनकी मेजॉरिटी डाउन हो जाएगी और 272 से कम सीट अगर हो गई तो फिर क्या होगा? ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगी कि आप मंत्रिपरिषद लोकसभा को भंग कर दो, क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर दोबारा चुनाव होंगे और राष्ट्रपति जो है भंग कर देंगे। याद रहेगा? तो आंसर क्या होगा दोस्त? आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपको पता है पूरा इंडिया 543 सीटों में विभाजित होता है, तो 543 में से वो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या क्षेत्र सबसे बड़ा है? क्षेत्र के हिसाब से वो कौन सी निर्वाचन क्षेत्र है जो सबसे बड़ा है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ और भीलवाड़ा। तो बताएं। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, जो लद्दाख है वो क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा है। लद्दाख क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा है। कितना है? 173,266 वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्रफल है। 1,73,266 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका लद्दाख का। ठीक है। और लद्दाख हाल ही में यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर से अलग होकर। तो लद्दाख की जो निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा की जो सीट है लद्दाख को, वो एरिया उस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है सीट। लद्दाख सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। लद्दाख का निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। 543 में से लद्दाख सबसे बड़ा है। ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? निम्नलिखित में से वो कौन सा भारत का नेता था जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। कौन सा वो लीडर है जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद। 14वां प्रश्न आपके सामने। तो ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय वो व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का कभी समर्थन नहीं किया। मदन मोहन मालवीय वो व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय। ये यूनिक चीज है, ये पूछी जाती है, आपको याद रखना है। अब कौन, जितने भी स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितने स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उनमें सब लोग ही सपोर्ट कर रहे थे, कुछ कोई छोड़ के, क्योंकि सबको अल्टीमेटली देश आजाद चाहिए।
लेकिन खिलाफत आंदोलन जो चलाया जा रहा था उसमें मदन मोहन मालवीय का समर्थन प्राप्त नहीं था। मदन मोहन मालवीय का समर्थन प्राप्त नहीं था। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बता दो भाई। पढ़ लीजिए एक बार, सामने दिए हैं आपके। पहला 1885 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है। 1905 में बंगाल का पार्टीशन, ये भी सही बात है। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए, मोरले मिंटो सुधार, ये भी सही है। 1930 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1930 में ये क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ क्या, तो ये तो गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां देखो असहयोग आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन दोस्त कब हुआ, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ है, 1920 में हुआ है, यहां 1930 कह रहे हैं, इसलिए ये गलत है। असहयोग आंदोलन, अब बात करें 1930, इसके हिसाब से देखें तो 1930 में एक्चुअली में क्या हुआ, 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ये सही जानकारी है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है, और यहां ये कह रहे हैं 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ है, तो ये जो जोड़ा है वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा ये जो जोड़ा है वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, सही सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित बताना है आपको, तो 16वें का आंसर देना है आपको। लद्दाख कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, गलत बात। दंडकारण्य कल्टीवेशन ऑफ जूट कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। तो लद्दाख सूती कपड़ा के लिए फेमस नहीं है। दंडकारण्य जूट की खेती के लिए फेमस नहीं है। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी बिहार जो है चीनी उद्योग के लिए फेमस है, ये सही बात है। तो करेक्ट जो मैच कर रहा है वही बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी। और डी रॉयल सीमा चाय बागान के लिए फेमस है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है, जो नॉर्दर्न बिहार है, उत्तरी बिहार है, वहां चीनी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। उत्तरी बिहार में चीनी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। आपके लिए सवाल है, बिहार में कौन सी जगह लीची उत्पादन के लिए फेमस है, बिहार की कौन सी जगह लीची उत्पादन के लिए फेमस है। लीची खाई होगी ना, तो बिहार में होती है, कौन सी जगह होती है, कमेंट करके बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विंध्या, अरावली, शिवालिक, अन्नामलई, बताओ भाई। 17वें का आंसर दे दो, 17वें का आंसर। तो सबसे यंग माउंटेन है शिवालिक, कौन से, सबसे यंग माउंटेन कौन से हैं, शिवालिक। यहां देखें, ये है शिवालिक, तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये सबसे यंग हैं, ये सबसे यंग हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में हैं, और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैले हुए हैं, 2400 किलोमीटर में फैले हुए हैं, ये आपको याद रखना है, शिवालिक माउंटेन्स, ठीक। अगला, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, 18वां, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताओ भाई। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो
कंचनजुंगा, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट और माकालू। कंचनजुंगा यहां देखो, तो द पीक्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज कंट्रीज, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजुंगा और मकालू। ठीक है, तो कंचनजुंगा जो है आंसर हो जाएगा इसका। तो यहां आंसर ये क्या होगा, कंचनजुंगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा 18वें का। ठीक है भाई, तो ये कंचनजुंगा पर्वत श्रेणी है। 19वां प्रश्न आपके सामने है, विच बैंक बिकम फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना। भारत की वो पहली बैंक कौन सी है जिसने चीन में ब्रांच ओपन की है, यानी कि चीन में ब्रांच ओपन करने वाली भारत की प्रथम बैंक कौन सी है। तो आईडीबीआई, आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूं, पूछा जाता है। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई भारत का वो पहला बैंक है जिसने चीन में ब्रांच ओपन की है। कब की, 2006 में। कब की, एसबीआई ने 2006 में चीन में अपनी एक शाखा ओपन करने वाला ये प्रथम बैंक बन गया है भारत का। आगे, विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। किसमें, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो सीट है वो स्थायी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो सीट है वो स्थायी नहीं है, और स्थायी सीट हो भारत की, इसके लिए किसने कहा है, समर्थन किया है। तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार। नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार किसने सपोर्ट किया है, किसने ये बात उठाई है कि भारत की भी परमानेंट सीट यूएनएससी में होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को भी परमानेंट सीट, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये बात उठाई है दोस्त भूटान ने। ये बात किसने उठाई है, भूटान ने उठाई है। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। चलो, आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है, सवाल 1, सवाल 1। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, दूसरा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तीसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से कितने सदस्य चुने गए हैं, कितने सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, तीसरा। चौथा, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं अभी भारत के, जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? किस राज्य के राज्यपाल थे? पांचवा, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? राज्यपाल, तो राज्य बताना है आपको, याद रहेगा। इन सब के जवाब आपको कैसे देने हैं? कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और डैश करके उसका आंसर। ऐसे ही पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप, उसके बाद डैश करके आंसर लिखेंगे। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक साइड में हो जाता हूं, देख लीजिए इसको, ठीक है। इन सब के सीक्वेंस में आंसर देना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों के आंसर आपको अच्छे से देने हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के प्रश्न। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे आपकी, और सिलेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।